हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जयश्री चौहान जयश्री एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के टॉपिक मानव रोग। मानव रोग के अंदर भी हम पढ़ने वाले हैं आनुवंशिक रोगों के बारे में, जेनेटिक डिजीज। हम जेनेटिक डिजीज के बारे में आज पढ़ेंगे। अब जेनेटिक डिजीज में सबसे पहले हमने जो आनुवंशिक रोग पढ़ा है उससे पहले पढ़ना जरूरी क्या था? जो जीवाणु जनित रोग था, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, और कवक जनित रोग और प्रोटोजोआ जनित, ये सब हमने पढ़ लिया है। आपने अगर पहले क्लास नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और बायोलॉजी फाउंडेशन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप इससे पहले वाली क्लास को देख सकते हैं। आसानी से आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आज आनुवंशिक रोग के बारे में। आनुवंशिक रोग को पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो आनुवंशिक वर्ड होता है, इस वर्ड का क्या मीन होता है। ये वर्ड क्या परिभाषा देख लेते हैं, हम इसको कैसे समझेंगे। आनुवंशिक क्या होता है? आनुवंशिकता को बोलते हैं हम हेरिडिटी, इंग्लिश में बोलते हैं हम हेरिडिटी। तो अभी आनुवंशिकता जो होता है, आनुवंशिकता क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले जो लक्षण होते हैं, उन लक्षणों को हम कहते हैं आनुवंशिक लक्षण। जैसे एक पीढ़ी में कैसे, जैसे हमारे दादा की बात, हम उदाहरण से समझते हैं इस चीज को। जैसे एक इंसान है या एक आदमी है, हमारे दादाजी की बात कर लेते हैं हम। अब उनमें क्या है, उनका एक गुण कैसे, लंबाई का गुण ले लेते हैं। अब वो उनकी लंबाई अच्छी खासी लगभग 6 फुट है। अब 6 फुट है, उसी गुण का अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होना, जैसे कि उनके बेटे या बेटी की लंबाई भी उतनी हो जाती, तो वो गुण क्या हुआ, उस गुण दादा से वो गुण अपने पिता में, मतलब अपने हमारे पिता में ट्रांसफर हो गया। तो क्या हुआ, वो कौन सा गुण है? आनुवंशिक गुण। क्योंकि जो लंबाई वाला गुण है वो हमें कहाँ से मिला है? हमारे दादा परदादा से मिला है, तो वो हुआ आनुवंशिक गुण। तो इसी प्रकार की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता। एक गुण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही एक पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? आनुवंशिकता कहलाती है। अब आनुवंशिकता कहलाती है, जो आनुवंशिक होता है इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में हेरेडिटी। जो हेरिडिटी होती है, ये हेरिडिटी आनुवंशिकता। अभी आनुवंशिकता अब जैसे नॉर्मली एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा तो नॉर्मली चलता रहेगा, पर किसी कारणवश क्या होता है, कभी कभी इन गुणों में थोड़ी सी बाधा आ जाती है, या फिर किसी कारण से बाधा आ जाती है। अब ये बाधाएं कैसे आती है? जैसे मानव में, अब मानव में बात करें तो मानव में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, ये लक्षण किससे जाते हैं, मतलब किस माध्यम से जाते हैं? ऐसा तो है नहीं कि ऐसे डायरेक्ट ही चले जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, जो मानव होता है उसमें आनुवंशिक, मतलब हमारी जेनेटिक डिसऑर्डर क्यों होती है? क्योंकि हमारे में जेनेटिक डिसऑर्डर ग्रुप, जेनेटिक क्या पाई जाती है? जेनेटिक पदार्थ के रूप में डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए, जिसको बोलते हैं हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए पाया जाता है। अब ये डीएनए जो पाया जाता है, डीएनए के अंदर क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये क्या है? एक आनुवंशिक पदार्थ, मनुष्य का आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए पाया जाता है। इसमें सभी आनुवंशिक गुण विद्यमान होते हैं। अब डीएनए में क्या पाया जाए? गुणसूत्र पाए जाएंगे। मनुष्य होता है उसमें गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने जोड़े? डीएनए में क्या पाए जाएंगे? गुणसूत्र, क्रोमोसोम पाए जाएंगे, गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने जोड़ी? 23 जोड़ी। ये हमेशा जोड़े में होते हैं। और ऐसे अलग से बोले हम तो कितने गुणसूत्र पाए जाएंगे? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब ये 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके बाद इसमें जो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 22 तो होते हैं अलिंगी गुणसूत्र, एसेक्सुअल गुणसूत्र। 22 तो होते हैं, 22 जोड़े जो होते हैं असेक्सुअल, एक जोड़ा होता है वो लिंगी गुणसूत्र, जो हमारे लैंगिक का निर्धारण करता है कि ये लड़का है या लड़की। तो इसका निर्धारण केवल एक जोड़ी गुणसूत्र करता है, और बाकी जो 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं ये सभी अलग अलग काम करते हैं। और जो गुणसूत्र होते हैं उन पे स्पेशल फैक्टर पाया जाता है। क्या करते हैं ये स्पेशल फैक्टर? ये बहुत सारे होते हैं। ये क्या करते हैं? इन फैक्टर को हम बोलते हैं जीन। अब हर एक जीन क्या होता है? एक गुण के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे हमने भी बात कर दी लंबाई वाले के लिए। अब लंबाई, जिस कारण से लंबाई छोटी हो रही है या कम हो रही है, उसके लिए क्या होगा? एक जीन उत्तरदायी होगा। अगर वो जीन, जैसे वो जीन दादा में है तो दादा के से अगर वो पोते में चला जाता है या अगली पीढ़ी में चला जाता है तो क्या होगा? वो जीन उसमें ऐसा कैसा अगली पीढ़ी में चला गया, तो उसे ये कौन से में आएगा? 22 जोड़ी गुणसूत्र में आएगा। क्योंकि वो लंबाई क्या है? लिंग थोड़ी है, लंबाई सेक्सुअल चीज को थोड़ी बता रही है कि वो लड़का है या लड़की। लंबाई एक अलग गुणसूत्र है।
अलग या फिर अलग गुण है, तो अलग गुण किसमें आएगा? 22 जोड़ी जो गुणसूत्र है उनमें पाया जाता है। इस वाले गुणसूत्र से तो केवल ये निर्धारण होता है कि जो संतान होगी या जो भी भ्रूण होगा वो नर होगा या मादा होगी। इसके बाद अगर लंबाई के अलावा हम कलर की बात करें, कलर भी आता है इसमें सभी प्रकार के गुण आ जाएंगे और हर एक गुण के लिए हर एक जीन उत्तरदायी होता है और एक गुणसूत्र पर लगभग बहुत सारे जीन पाए जाते हैं। तो इन जीनों की हेराफेरी के कारण ही क्या होता है, जैसे किसी जीन में क्या होगा, एक गुणसूत्र है, जैसे माना कि ये 22 जोड़े में से किसी एक गुणसूत्र लेते हैं। अब एक गुणसूत्र क्या होगा, ये जोड़े में रहते हैं, हमेशा जोड़े में रहते हैं, कभी भी अकेला नहीं पाया जाता है। जैसे कि पुरुष में तो होते हैं कौन कौन से, पुरुष में बात करें हम, पुरुष में तो होते हैं एक्स और वाई, ये दो गुणसूत्र होते हैं, ये जोड़े में होते हैं। और महिला की बात करें तो महिला में होते हैं एक्स और एक्स, ये दो गुणसूत्र होते हैं, ये भी जोड़े में पाए जाते हैं। अगर गुणसूत्र एक्स और एक्स हैं तो क्या होगी, होने वाला वो जो भ्रूण होगा वो एक्स महिला होगी, एक्स एक्स होगा। तो अगर एक्स वाई होगा तो वो पुरुष होगा। परंतु क्या होता है, कभी कभी जैसे हम पढ़ रहे हैं आनुवंशिक रोग के बारे में, तो कभी कभी क्या होता है, जो गुणसूत्र होती है ये गुणसूत्र में आगे पीछे हो जाते हैं। कभी क्या होता है, इसमें एक गुणसूत्र की अधिकता हो गई तो क्या हो गया, इसमें एक्स एक्स और एक्स हो गया, या फिर एक्स एक्स वाई हो गया, या फिर इसमें एक गुणसूत्र की कमी हो गई, एक्स जीरो हो गया, या अधिकता हो गई एक्स वाई एक्स हो गया। तो इस प्रकार के बहुत सारे इनमें अंतर होते हैं या फिर बहुत सारे डिफेक्टेड पाए जाते हैं। तो इन डिफेक्टेड से बहुत सारे रोग हो जाते हैं। इन रोगों को हम सारे रोगों को क्या बोलते हैं, आनुवंशिक रोग बोलते हैं, जेनेटिक डिजीज या जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। तो किस कारण हुए ये, गुणसूत्रों के अधिकता कमी या गुणसूत्रों में अंतर के कारण या गुणसूत्र आगे पीछे हो जाते हैं, इनके कारण ये आनुवंशिक रोग होते हैं। अब इन रोगों के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, इसको तो हम अलग से देख लेंगे, अलग से डिब्बे में बंद कर लेते हैं ये अलग, ठीक है। अब यहाँ पे हम रोगों की बात कर रहे हैं, आनुवंशिक रोग। सबसे पहले बात करें आनुवंशिक रोग में, सबसे पहला रोग आता है हमारा कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। ये कौन सा रोग है, आनुवंशिक रोग, वर्णांधता, इसे बोलते हैं इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, अब ये हो गया कलर ब्लाइंडनेस वाला रोग। इसमें क्या होगा, जो व्यक्ति होगा, जो रोगी व्यक्ति होगा, उसको क्या होगा, कलर के बारे में अंतर नहीं पता रहेगा। पर कौन से कलर की बात हो रही है यहाँ पे, ग्रीन और रेड कलर, ग्रीन और रेड कलर में वो अंतर नहीं कर पाता है जिस व्यक्ति को ये रोग होता है। और ये रोग होता कैसे है, ये रोग जो होता है गुणसूत्र होता है, गुणसूत्रों में होता है, गुणसूत्रों में हेराफेरी के कारण। जैसे मान ला कि महिला की बात करें, महिला में क्या एक्स एक्स गुणसूत्र होता है और पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र हो गया। अब जो ये एक्स, इसका वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस का जो गुणसूत्र है या फिर कोई गुण है वो क्या होगा, इस पर आ जाएगा। तो क्या होगा, ये महिला भी रोग से ग्रसित हो गई। और इसमें क्या, और ये हमेशा क्या होता है, जो वर्णांधता वाला होता है कलर ब्लाइंडनेस वाला, इसका जो जीन होता है वो हमेशा एक्स गुणसूत्र पर ही जाकर जुड़ता है। तो यहाँ पर भी एक्स गुणसूत्र पर जाकर जुड़ गया। ये इसको हम जीरो से डिफाइन कर रहे हैं, इसका जीन है ये वर्णांधता का। तो ये वर्णांधता, अब ये पुरुष में जाकर जुड़ गया, यहाँ पे ये तो पुरुष का था और ये महिला का था। अगर ये पुरुष में जाकर जुड़ जाता है एक्स से तो क्या होता है, पुरुष रोगी हो जाता है। अगर ये महिला में एक्स से जुड़ता है तो क्या होता है, महिला रोगी नहीं होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इसके पास दो एक्स है। अब एक एक्स पे जुड़ गया तो एक तो बचा ना, तो ये क्या करती है, केवल एक एक्स पर जुड़ने पर ये वह का कार्य करती है, मतलब अगली पीढ़ी में पहुंचाने का काम करती है। ये रोग अगर हो जाता है तो आगे वाली पीढ़ी में भी चला जाता है। तो इसमें एक लाइन बात करें तो हम ये होता है, महिला इसमें क्या करती है, वह का काम करती है, महिला वह का काम करती है, मतलब अगली पीढ़ी में पहुंचाने का काम करती है। जैसे कि किसी में रोग हो गया, जैसे कि हमारे बात करें, हमारे दादा की बात करें, दादा परदादा की बात कर लेते, किसी की बात कर लेते, तो उसमें अगर ये रोग हो गया तो क्या होगा, ये रोग ऐसा, मतलब एक्स इस पे एक्स पे हो गया, अगली पीढ़ी में जाएगा तो एक्स या एक्स जीरो और एक्स वाई, और इसके बाद दादी, आगे भी तो लेंगे ना हम इसको, आगे दादी से अगली नई संतान उत्पन्न हुई
तो नई संतानी दादी ने 2 गुणसूत्र दे दी। ये तो साफ वाले थे, मतलब स्वस्थ व्यक्ति के थे। तो ये XX हो गया। अब इससे क्या हो गया, ये X0 और X ये बन गया। अब ये क्या हुआ, ये तो रोगी हुआ। रोगी क्या, ये तो वाहक हुआ, क्योंकि इस पे एक X बाकी है और एक X रोगी के रूप में, मतलब ये अफेक्टेड है। ये इसे एक X गुणसूत्र इससे क्या हो गया, प्रभावित हो गया, और यहाँ पे भी X प्रभावित हो गया। तो ये जो होगा, ये इसने क्या काम किया, ये वाहक का काम करेगी, मतलब अगली पीढ़ी में इसको पहुंचाने का काम करेगी। जैसे अभी देखते हैं XY0, इसमें Y पे तो था ही नहीं, तो YXY, X और Y। अब क्या होगा, अब जब ये चीज किसी भी अगर रोगी व्यक्ति से जनन करती है या रोगी व्यक्ति से आगे इसका निषेचन होता है, तो क्या होता है, अगर दोनों X गुणसूत्र अगर प्रभावित हो जाते हैं, किससे, वर्णांतरता वाले जो जीन है उससे प्रभावित हो जाते हैं, तब ये महिला क्या होगी, रोगी होगी। अगर एक ही X गुणसूत्र प्रभावित होता है तो महिला रोगी नहीं होगी। क्या होगी, सिर्फ वाहक का काम करेगी, मतलब ट्रांसफर, बीच में जो ट्रांसफर पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे एक देश से अगर दूसरे देश में जाते हैं तो बीच में वाहक का काम, जैसे किसी ट्रेन से जाते हैं तो ट्रेन क्या है, हमारा वाहक का काम कर रही है। तो उसी प्रकार ये एक ट्रेन की भांति काम करती है, मतलब हमें उस जीन को क्या करते हैं, वर्णांतरता वाले जीन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती है, ये वाला वर्णांतरता वाला रोग। और इसमें एक स्पेशल फैक्टर भी है कि क्या होता है इसमें एक तो हरा, ग्रीन कलर और रेड कलर में डिफरेंस पता नहीं चलता है। ग्रीन कलर और रेड कलर में डिफरेंस पता नहीं चलता है। और ये अधिकतर किसमें होता है, आपने देखा होगा, अधिकतर ये बूढ़े बुजुर्ग व्यक्तियों में ज्यादा होता है, कि बुजुर्ग व्यक्तियों को लाल, हरा, इन रोगों के बारे में, इन कलर के बारे में अंतर नहीं कर पाते। तो ये रोग किसमें हो जाता है, बुजुर्ग व्यक्तियों में हो जाता है। और ये रोग आनुवंशिक रोग के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, और इसमें महिला वाहक का काम करती है। और इस रोग को क्या बोलते हैं हम, इस रोग को डाल्टोनिज्म, इस रोग को हम बोलते हैं डाल्टोनिज्म। एक नाम है इसका डाल्टोनिज्म। इस रोग को हम जानते हैं डाल्टोनिज्म नामक रोग के नाम से, मतलब एक नाम, नया दूसरा नाम है इसका डाल्टोनिज्म। ये हुई हमारी वर्णांतरता की बात। अब वर्ण से संबंधित आ रहा है कि वर्ण से क्या होगा, हमारे कलर, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें कलर दिखाई नहीं देता है, कौन सा, ग्रीन और रेड कलर, और महिला वाहक का काम करती है। और ये हमने इसकी प्रक्रिया पूरी समझ ली। अब अगला बात करते हैं हम, जो आनुवंशिक रोग आता है, अगला रोग वो होता है हमारा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग क्या होता है, यहाँ पे देख लेते हैं इसको, हीमोफीलिया को। अगला रोग है हमारा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, जो हीमोफीलिया रोग होता है, इस हीमोफीलिया रोग में क्या होता है, हिम से हम किसको लेंगे, हमारे ब्लड से लेंगे, हीमोफीलिया ब्लड। इसमें क्या होता है, इस रोग में होता है जो रक्त का थक्का होता है, जैसे रक्त का थक्का बनाने वाले हमारे जो पदार्थ होते हैं, जितने भी फैक्टर होते हैं, वो या तो नहीं बनते हैं या फिर कम मात्रा में बनते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। और क्या होता है, अगर रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो क्या होगा, अगर हमें चोट लगेगी, रोगी व्यक्ति की बात कर रही हूँ मैं, जिसको ये रोग होता है, अगर उस रोगी व्यक्ति को चोट लगेगी तो क्या होगा, वो ब्लड वहां से निकलता जाएगा और रक्त का थक्का बनेगा ही नहीं, तो रुकेगा भी कैसे, तो रुकता नहीं है, तो क्या होगा, निकलता जाएगा और उसकी पूरी बॉडी का रक्त बाहर निकल जाता है। उससे क्या होता है, उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। अभी बनता कैसे, जैसे हमारी बॉडी की बात करें, जैसे हमारी ये त्वचा, यहाँ पे ये त्वचा की बात करें, अब यहाँ से क्या होगा, हमारे किसी कारण से लग गई या फिर कील चुभ गई, सुई चुभ गई, कुछ भी मान लो, चुभ गई, तो क्या होगा, यहाँ से छेद हो गया और यहाँ से क्या होगा, ये ब्लड सेल्स बाहर निकलने लग गए, आरबीसी बाहर निकलने लगी। अब हमारे में तो क्या होता है, जो हमारे में ब्लड का थक्का बनाते हैं, ब्लड का थक्का बनाने वाले पदार्थ का नाम है थ्रोम्बिन या प्रोथ्रोम्बिन, ये पाया जाता है। पर जिसको हीमोफीलिया रोग हो जाए उसमें ये पदार्थ नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, थ्रोम्बिन पदार्थ होंगे, यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो थ्रोम्बिन पदार्थ होंगे यहाँ पे जाल जैसा निर्माण कर लेते हैं, व्हाइट सा जाल बना लेते हैं। उससे कारण क्या होता है, ये जो आरबीसी होती है, यहाँ पे आरबीसी बाहर नहीं जा पाती और रक्त का थक्का बन जाता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है और हमें बाहर नहीं जाती। परंतु इस रोग में क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है और ब्लड लगातार बाहर सिक्रेशन होता रहता है, और सिक्रेशन होने से
व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। इसी कारण कहा जाता है जिसको भी ये रोग है ना उसको उसका ऑपरेशन तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता। जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया रोग होता है उसका ऑपरेशन असंभव या ना के बराबर है, क्योंकि नहीं कर सकते, क्योंकि ऑपरेशन करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, ब्लड का थक्का बनना जरूरी होता है और इसमें ब्लड का थक्का बनता ही नहीं है। तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। और अगर हम इस रोग की बात करें हीमोफीलिया रोग की, तो हीमोफीलिया रोग में क्या होता है, जो विक्टोरिया है, रानी विक्टोरिया, ये रोग सबसे पहले किस में हुआ था, रानी विक्टोरिया में हुआ था, रानी विक्टोरिया। तो इस रोग के कारण इसको क्या कहते हैं, विक्टोरिया डिजीज भी कहते हैं। सबसे पहले उनमें पाया गया था ये, किसमें, रानी विक्टोरिया में। तो इसको कारण इसको कहते हैं विक्टोरिया डिजीज। विक्टोरिया डिजीज भी इसको कहते हैं, विक्टोरिया डिजीज भी इसको कहते हैं। इसके बाद इसको ब्लेडर डिजीज भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें ब्लड लगातार निकलता रहता है, तो इसको ब्लेडर डिजीज भी कहते हैं। कौन सा, ब्लेडर डिजीज, ब्लेडर डिजीज भी इसको कहते हैं। और इसको विक्टोरिया डिजीज मतलब ये शाही परिवार में और रानी खानदान मतलब शाही परिवार में हो तो इसको क्या कहते हैं, शाही डिजीज भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, शाही डिजीज, शाही डिजीज, इसको शाही डिजीज भी कहते हैं। इसके 3-4 नाम है। ये पेपर में अगर इस नाम से ना पूछा जाए तो कभी कभी ब्लैडर डिजीज, शाही डिजीज, विक्टोरिया डिजीज, इनके नाम से भी ये पूछ लेते हैं। इसका इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, नहीं बनता। और इसमें भी क्या होता है, जो महिला होती है वो क्या करती है, वो रोगी नहीं होती, इसमें सिर्फ वो क्या करती है, वाहक का काम करती है। मतलब इस रोग को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करती है। इसमें रोगी कौन होता है, सिर्फ और सिर्फ पुरुष रोगी होता है। और जब ये विक्टोरिया की बात कर रहे हैं, जो रानी विक्टोरिया है उसमें क्या हुआ था, सबसे पहले रोग हुआ था पर क्या इफेक्टेड नहीं थी। परंतु जो इसके आगे आने वाले प्रिंसेस हैं और राजकुमार, जो भी हम मान सकते हैं इसके आगे आने वाली पीढ़ी, उनमें ये रोग की दिखाई दिया। तो इसकी जांच की गई कि ये रोग आया कहाँ से, सबसे पहले कहाँ से आया, ये विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया के द्वारा ये आगे फैलाया गया था, मतलब आगे संक्रमित हुआ था। इसका मतलब ये ले सकते हैं हम, आगे संक्रमित हुआ था तो रानी विक्टोरिया के हिसाब से। और इसकी जो संतानें हैं आज भी उनमें ये रोग पाया जाता है, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता रहता है। और इसमें भी एक बात याद रख लेंगे, महिला वाहक होती है। इसका इंपॉर्टेंट, इसमें क्या होती है, महिला वाहक होती है और पुरुष क्या होता है, इस रोग से प्रभावित होता है। और अगर हम बात करें अगले रोग की, ये तो हुआ हमारा हीमोफीलिया रोग। अगला रोग है हमारा सिकल सेल एनीमिया। ये भी आनुवंशिक रोग है। कौन सा रोग, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। अब इसमें एनीमिया से नाम समझ में आ रहा है, सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया से हम किसको लेते हैं, हम ब्लड की कमी को लेते हैं, ब्लड की कमी। अब ब्लड की कमी कैसे होगी, क्या होगा इसमें जो 11वां गुणसूत्र और 16वां गुणसूत्र होता है वो क्या होता है, उनकी कमी के कारण होता है। 11वें और 16वें गुणसूत्र में अंतर या कुछ डिफरेंस या बाधाएं आ जाती है। कौन से गुणसूत्र में, गुणसूत्र नंबर 11 व गुणसूत्र नंबर 16 में कमी या कुछ इफेक्टेड हो जाती है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, ये जो गुणसूत्र 11 होता है और जो 16 होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है, ये हमारी बॉडी में आरबीसी के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। क्योंकि आरबीसी बनाते हैं दोनों, तो आरबीसी बनाए, अगर इन दोनों में कुछ खराबी होगी या कुछ भी होगा तो क्या सीधा हमारा कहाँ इफेक्ट पड़ेगा, आरबीसी पे इफेक्ट पड़ेगा। इसमें क्या होता है, जो आरबीसी होती है वो आरबीसी कैसी होती है, हमारी चपटाकार, मतलब उभयावतल, जैसे आगे से थोड़ी सी ऐसी होती है हमारी आरबीसी, लगभग ऐसी दिखाई देती है। नॉर्मल आरबीसी हमारी गोल से ऊपर से थोड़ी सी चपटी सी होती है। आपने तख्ती देखी से गोल सी कैसेट को लेते हैं, बीच में से उसको दबा दें, बीच में थोड़ा छेद कर दें, ऐसी होती है हमारी नॉर्मल आरबीसी। परंतु अगर ये रोग हो जाता है तो क्या होता है, उसमें आरबीसी की आकृति कैसी हो जाती है, ऐसी सिकल जैसी हो जाती है, सिकल, ये ऐसी हो जाती है सिकल जैसी। अब सिकल को बोलते हैं, सिकल को
हिंदी में बोलते हैं हम हसिया। कैसी आकृति हो जाती है इसकी? हसिया जैसी आकृति हो जाती है। अब आपने हसिया वर्ड सुना हो। हसिया जैसे हम अब सामान्य भाषा में बोलते हैं इसको दराती, दराती। अब वो दराती तो बोलेंगे हिंदी में। हमारी हाड़ौती भाषा में जैसे हमारी तरफ जैसे हाड़ौती क्षेत्र में इसको बोलते हैं दांतली। किससे नाम से बोलते हैं? दांतली। इस जैसी आकृति हो जाती। आपने कभी देखा हो या टीवी में कहीं भी देखा हो, जैसे वो खेत में काटने के लिए जाते हैं तो वो होती है ना हाथ में की घास काटने के लिए काम आती है दराती, जिसे हम दांतली बोलते हैं। उसको हसिया, हसिया आकृति की वैसी आकृति इसकी हो जाती है। तो इस हसिया आकृति का नाम के कारण इसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। अब ऐसी आकृति इसकी हो गई तो क्या होगा? ऐसी आकृति होने के कारण जो इसमें HB पाए जाएंगे, हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, इसमें तो क्या होती है? संख्या ज़्यादा होती है। और इसकी ऐसी आकृति होने के कारण इसमें क्या होगा? जो हीमोग्लोबिन होगा उसकी संख्या कम हो जाएगी, तो इसमें कम पाए जाएंगे हीमोग्लोबिन। अब देख सकते हो ना, आप आराम से देख सकते हो आकार के रूप में क्या होता है। इसमें क्षेत्रफल बड़ा होगा तो इसमें RBC क्या हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा संख्या में आएगी। और जैसे इसकी आकृति ऐसी हुई, इसमें हीमोग्लोबिन क्या होगा? हीमोग्लोबिन की कमी आ गई, तो क्या हो गया? एनीमिया भी होता है। और एनीमिया होगा तभी तो कहते हैं इसको सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। इसमें इसकी आकृति चेंज हो जाती है। कौन से गुणसूत्र के कारण? 11वें व 16वें गुणसूत्र के कारण। तो ये सिकल सेल एनीमिया। और इसके जैसा ही एक रोग है थैलेसीमिया। यहां पे देख लेते हैं इसको, थैलेसीमिया। ये थैलेसीमिया भी क्या होता है? ब्लड के लिए क्या होता है? ब्लड के लिए मतलब ब्लड के ऊपर, ब्लड से संबंधित रोग। इसमें भी क्या होता है? ब्लड की कमी हो जाती है। और ये भी कौन से गुणसूत्र के कारण होता है? ये भी 11वें व 16वें गुणसूत्र के कमी के कारण होता है। 11वें व 16 गुणसूत्र के कमी के कारण होता है। 11वें और 16वें गुणसूत्र में कैसे? क्योंकि 11वें और 16वें गुणसूत्र में कमी के कारण होगा ये। तो इसमें क्या होगा? इसमें तो हो रहा था RBC की आकृति हसियाकार होती, और इसमें क्या होता है? इसमें RBC ही बनती नहीं है। अब RBC नहीं बनेगी तो क्या होगा? ब्लड की कमी तो आएगी, तो इसमें RBC नहीं बनती। इन दोनों में सिर्फ एक अंतर है बस, ये वाला RBC नहीं बनती है इसमें RBC बिल्कुल भी नहीं बनती है। इसमें तो केवल हसिया बनती है और इसमें RBC नहीं बनती है। और इसके बाद हम अगले रोग की बात करें। अगला रोग हमारे सिंड्रोम से संबंधित आते हैं, मतलब सिंड्रोम। तो अगला रोग आएगा हमारा 5 नंबर का, आएगा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। अब ये डाउन सिंड्रोम होता है, ये सिंड्रोम किसके कारण होता है? जो हमारी गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र नंबर कौन से? 21वें गुणसूत्र में अधिकता के कारण होता है। मतलब जो 21 नंबर का गुणसूत्र होगा उसमें जैसे इसमें लिख लेते हैं पहले 21वें गुणसूत्र के कारण, 21वें गुणसूत्र में अधिकता के कारण, अधिकता के कारण मतलब अधिकता से क्या बोलेंगे हम? ट्राइसोमी। तो इसको बोलते हैं ट्राइसोमी, 21वें गुणसूत्र में अधिकता के कारण, और इसको बोलते हैं हम ट्राइसोमी। कैसे? जैसे गुणसूत्र है हमारा XX, ये माना कि महिला में कौन सा 21वें नंबर का गुणसूत्र है। अब 21वें गुणसूत्र में क्या होगा? एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाएगी। जैसे इसे बढ़कर क्या हो गया? 3x हो गए। अब 3x हो गई, या फिर क्या होगा? x तो पहले था ही सही, इसमें y आकर ऐड हो गया। अब जो x वाला ये गुणसूत्र है, अब ये गुणसूत्र हमेशा पेयर में रहते हैं। अब पेयर में तो 2 के जोड़े होते हैं, 2 गुणसूत्र जोड़े, अभी 3 हो गए। 3 गुणसूत्र में जोड़े नहीं बन पाते, इसी कारण ये सिंड्रोम हो जाता है। उसमें क्या होता है? जो 21वां गुणसूत्र है उसमें अधिकता होगी, केवल 21वां, महिला में हो चाहे पुरुष में हो। पुरुष में XY होता है, पुरुष में नहीं, पुरुष में भी XX हो या महिला में भी XX हो, दोनों में क्या होता है? ये X या तो इसमें X ऐड हो जाएगा या फिर Y ऐड हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा? बहुत सारे इफेक्टेड हो जाते हैं। जैसे जिस कारण जिस चीज के लिए ये गुणसूत्र उत्तरदायी होगा उसमें हमारे गुणों में, जैसे हमारी आवाज के ले लेते। अभी अगर आवाज के लिए होगा ये गुणसूत्र तो क्या होगा? जैसे हमारी आवाज पहले भारी थी, तो ये सिंड्रोम अगर हो जाता है तो हमारी आवाज में पतली हो जाती है या खराब सी हो जाती है ना कभी कभी। या ये गुणसूत्र कभी कद के लिए होगा, रंग के लिए होगा, तो उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। बस हमें याद इतना सा रखना है कि कौन से गुणसूत्र के कारण होता है? 21वें गुणसूत्र की अधिकता के कारण होता है। उसके बाद बात करते हैं एडवर्ड सिंड्रोम की। किसकी? एडवर्ड
सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है, गुणसूत्र नंबर 18, 18वें गुणसूत्र में क्या होता है, ये कमी आ जाती है। 18वें गुणसूत्र में अधिकता आ जाती है। 18वें गुणसूत्र में भी अधिकता आ जाती है, कोई से भी गुणसूत्र की। जैसे इसमें हो रहा था एक्स और वाई, उसी प्रकार उसमें भी या तो एक्स आ जाता है या वाई गुणसूत्र आ जाता है। उसमें भी क्या होगा, फिर वो जोड़े बिगड़ जाते हैं, वो जोड़े के रूप में नहीं रहते, क्योंकि अब 3 के रूप में तो रह नहीं सकते। तो अब जैसे माना कि आपने देखा होगा कभी भी 2 चीजें हमेशा साथ होती है, तो अगर उसमें तीसरी चीज आ जाएगी तो उनमें थोड़ा सा उनकी व्यवस्था में या फिर कैसे भी समझ लो उनका एडजस्टमेंट में दिक्कत तो होगी ना। तो यहाँ पर भी वही दिक्कत होती है। उसके कारण मानव में बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं, जैसे उसके बालों को लेकर, उसके कलर को लेकर, उसकी आंखों को लेकर, किसी भी चीज को लेकर या पाचन शक्ति को लेकर, जिसके कारण ये 18 गुणसूत्र की अधिकता या कमी होगी। उसके कारण उसको क्या होगा, कमी आगे पीछे हो जाता है। इसके बाद अगला हम बात करते हैं कौन सा सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, ये टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं। इस सिंड्रोम में क्या होता है, इस सिंड्रोम में जो लिंग गुणसूत्र होता है, हमारे जो 23वां जोड़ी मतलब 23वां लास्ट वाला गुणसूत्र, जो लिंगी गुणसूत्र की बात करें हम, सेक्सुअल गुणसूत्र की, सेक्सुअल क्रोमोसोम की, उसमें क्या होता है, उसमें कमी हो जाती है। लिंग गुणसूत्र में कमी हो जाती है, लिंग गुणसूत्र में कमी हो जाती है। उसके कारण क्या होता है, या तो उसके लैंगिक लक्षण होते हैं, आवाज भारी होना, या फिर कद के रूप में लैंगिक लक्षणों में इनमें कमी आ जाती है। किसके कारण, ये टर्नर सिंड्रोम के कारण, क्योंकि लिंग गुणसूत्र की क्या होगी, इसमें कमी हो जाती है। लिंग गुणसूत्र की इसमें कमी हो जाती है। उसी प्रकार जैसे हम बात करें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की, एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, इसमें क्या होगा, इसमें भी जो हमारा लिंगी गुणसूत्र होगा उसमें कमी हो जाती है। इस गुणसूत्र के अंदर भी लिंग गुणसूत्र के अंदर कमी हो जाती है, मतलब 23वां जोड़ी लास्ट वाला लिंग गुणसूत्र में कमी हो जाती है। इसके कारण क्या होगा, उसके लैंगिक लक्षणों में कमी आ जाएगी, या फिर कुछ इफेक्टेड हो जाएगा। जैसे क्या होगा, अगर ये सिंड्रोम हो गया, जैसे तो पुरुष थोड़ा थोड़ा महिला की तरह व्यवहार करेगा और महिला थोड़ी थोड़ी पुरुष की तरह व्यवहार करेगी। इस प्रकार इनके लैंगिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। और क्या होगा, इस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की एक विशेषता और है, इसमें जो मनुष्य की आवाज होगी, उस मनुष्य की आवाज कैसे हो जाएगी, या बिल्ली जैसी हो जाएगी, क्योंकि इस सिंड्रोम के उसकी आवाज जैसे होता है थोड़ा थोड़ा बिल्ली जैसी आवाज, इसमें क्या होता है, बिल्ली जैसी आवाज हो जाती है उसकी, रोगी की कैसी, बिल्ली जैसी आवाज हो जाती है, बिल्ली जैसी आवाज हो जाती है इसकी। इसका ये स्पेशल फैक्टर, बिल्ली जैसी या बच्चे जैसी आवाज दोनों ले सकते हैं हम, बच्चे जैसी आवाज भी हो जाती है, बच्चे जैसी आवाज। इसके बाद अगर हम बात करें अगला, तो अगला आता है पटाओ सिंड्रोम। कौन सा, पटाओ सिंड्रोम। जो पटाओ सिंड्रोम होता है उसमें कौन से गुणसूत्र में, गुणसूत्र नंबर 13, गुणसूत्र नंबर 13 में क्या हो जाता है, अधिकता हो जाती है, एक गुणसूत्र की अधिक हो जाता है। गुणसूत्र नंबर 13वें गुणसूत्र में अधिकता हो जाती है। इसके कारण क्या होता है, जैसे तालु में होता है ना, जन्मजात किसी में तालु थोड़ा कटा हुआ आता है, होठ थोड़ा कटा हुआ आता है, हाथ थोड़ा टेढ़ा आता है, उसी प्रकार के थोड़े गुण आते हैं ना, ये सब किसी कारण, पटाओ सिंड्रोम के कारण, क्योंकि इसमें 13वें गुणसूत्र की क्या होती है, अधिकता हो जाती है, 13वें गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। क्योंकि ये क्या है, अनुवांशिक रोग है, तो अनुवांशिक रोग है तो बचपन से या फिर भ्रूण के ऊपर से, मतलब भ्रूण से या पैदा होने से पहले ही ये सिंड्रोम हो जाते हैं। तो उसके कारण जब भ्रूण अगर नवजात शिशु होगा, नवजात शिशु के अंतर्गत ये सभी गुण, ये सभी कारण, इनसे होने वाले जो गुण पाए जाएंगे तो ये सिंड्रोम हो जाते हैं। ये केवल इसमें आपको याद रखने वाली चीज ये कि कौन से गुणसूत्र के कारण होता है, बस पेपर में यही पूछा जाता है कि ये गुणसूत्र के कारण कौन सा रोग होता है। आज हमने बात करी थी कौन कौन से रोग की, आनुवांशिक रोगों के बारे में, हेरिडिटी
डिजीज के बारे में, मतलब हमने किसकी जेनेटिक डिजीज क्यों जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। तो उसके अंदर हमने पढ़ा वर्णांतरता, जो किसी कलर ब्लाइंडनेस की बात करें, इसमें दो कलर में ग्रीन और रेड में अंतर नहीं कर पाता है। और इसकी इंपॉर्टेंट बात ये, इसको डाल्टोनिज्म भी कहते हैं और महिला वाहक के रूप में काम करती है। इसके बाद बात करें हमने हीमोफीलिया की। जो हीमोफीलिया रोग होता है वो विक्टोरिया में, रानी विक्टोरिया में सबसे पहले पाया गया था। रानी विक्टोरिया में सबसे पहले पाने के कारण इसको क्या करता है, विक्टोरिया डिजीज भी कहते हैं। हीमोफीलिया रोग को विक्टोरिया डिजीज भी कहते हैं और इसको ब्लेडर डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का भी नहीं बनता है। और अगर इसकी हम डिटेल की बात करें, ये महिला वाहक होती है। और एक अगला पढ़ा था हमने सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है, जो आरबीसी की आकृति होती है कैसी होती है, हंसियाकार हो जाती है। इसके बाद हमने थैलेसीमिया पढ़ा। इसमें क्या होता है, आरबीसी बनती ही नहीं है, क्योंकि अगर इसमें आरबीसी नहीं बनेगी तो क्या होगा, इस थैलेसीमिया वाले रोगी को क्या होता है, बोन मेरो की ट्रांसप्लांट करना, क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं बनेगी तो क्या होगा, उसमें बोन मेरो ही नहीं काम करे, क्योंकि आरबीसी कहाँ से बनती है, बोन मेरो अस्थि मज्जा से बनती है। तो अस्थि मज्जा ही क्या होता है, अस्थि मज्जा का इसमें ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। इसके बाद हमने सारे सिंड्रोम पढ़ लिए, जिनके अलग अलग गुणसूत्र के अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग गुणसूत्र के अलग अलग इफेक्टेड या लक्षण होते हैं। ये आज की हमारी क्लास हुई किसकी, आनुवांशिक रोगों की क्लास। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस क्लास से संबंधित अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका बखूबी आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।